सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। यहाँ पे अब हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अभी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सर्फेक्टेंट्स एंड सरफेस एक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, इवन दो वी डोंट एक्चुअली यूज़ द टर्म सर्फेक्टेंट, लेकिन हम लोग टर्म भले ही यूज़ ना करते हो लेकिन इसके जो सब्सटेंसेस है वो यूज़, बेसिकली सोप्स फॉर एग्जांपल, राइट। सोप्स आर सर्फेक्टेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये जो यूज़ करते हैं दीज आर सर्फेक्टेंट्स। ओके, तो इनके बारे में अपने को जानने का है बेसिकली। सो सरफेस एक्टिवेटेंट एजेंट्स, ओके, और इसी को अपन बोलते हैं सर्फेक्टेंट। मतलब सर्फेक्टेंट का मतलब ही क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स या मटेरियल। देखो ये जो टर्म है सर्फेक्टेंट वो इसी से डिराइव किया गया है, सरफेस एक्टिव एजेंट। ओके, मैंने हाईलाइट किया है सर्फेक्टेंट, इजंट इट। तो इससे ये टर्म सरफेस एक्टिव मतलब इनका एक ही काम है, इनका सरफेस पे एक्ट करना है किसी तरह से। और सरफेस पे क्या करेंगे ये, दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्वेंट। सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज होता है, इजंट इट, तो क्या होगा, विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी बेसिकली। और विस्कोसिटी कम हो गई तो वेटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ओके, सो ये इनका काम है बेसिकली। से दे विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट अपन बात कर रहे हैं, इन मोस्ट केसेस दैट इज़ एक्चुअली जस्ट वाटर। ओके, तो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो कम कर रहे हैं, दीज आर सर्फेक्टेंट्स। ओके, सो सर्फेक्टेंट दे डू दिस बाय डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट बेसिकली। और होता क्या है कि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं दे हैव हाइयर कॉन्सेंट्रेशन एट द सरफेस देन एट द इंटीरियर। ये तुमको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ये इंटीरियर है, ओके, वाटर का। और सरफेस पे ये जो एजेंट्स है इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं। ना वी ऑलरेडी नो सोप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यू हैव अ लॉन्ग टेल, ठीक है, और देर इज सम सॉर्ट ऑफ पोलर ग्रुप, इसको अपन पोलर हेड बोलते हैं, पोलर हेड, एंड दिस इज नॉन पोलर टेल। ओके, तो वाटर बीइंग पोलर, वाटर को जो फेस करेगा दैट इज गोइंग टू बी द पोलर हेड, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और नॉन पोलर टेल जो है दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये हो रहा है। अब बेसिकली दे आर मोर ऑन द सरफेस देन एट द इंटीरियर। ओके, ये इसलिए होता है बिकॉज सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन द सॉल्वेंट सॉल्यूट बॉन्ड। ये जो वाटर वाटर के जो बॉन्ड्स रहेंगे ये ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट के बॉन्ड। ओके, भले ही सॉल्वेंट का ये जो पोर्शन है दैट इज, या फिर सॉल्यूट का ये जो पोर्शन दैट इज पोलर, स्टिल ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वाटर के साथ ज़्यादा बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। वाटर के मॉलिक्यूल्स का वाटर के साथ ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एज कम्पेयर टू दीज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दे आर गोइंग टू मेक हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद देमसेल्फ। अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहे खुद के साथ तो क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है वो इनसाइड पुल हो जाएंगे। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस टेंशन जो है सरफेस का वो कम हो जाएगा, क्योंकि नाउ देयर आर लेस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। ओके, सो बिकॉज देयर आर फ्यूअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, सरफेस टेंशन रिड्यूसेस। ये क्लियर है क्या, समझ में आ गया किस तरह से सरफेस टेंशन कम हो रहा है लिक्विड का। ओके, सो रिडक्शन इन सरफेस टेंशन कैन बी सिग्निफिकेंट बाय अ फैक्टर ऑफ 3। ओके, बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा बेसिकली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ यू रिमेंबर, ओके, तो ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पॉजिटिव डिविएशंस दिखाते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। अब इसके लिए तुमको सॉल्यूशंस देखना पड़ेगा। सॉल्यूशंस में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी बेसिकली, दो टाइप के सॉल्यूशंस थे, दीज आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं। और इन्हीं के वजह से वी एक्चुअली गॉट अजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस ऑल्सो। ये अजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप एंड मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। ये सारी चीज़ें तुमको अभी याद आनी चाहिए। नहीं आ रही है इसका मतलब तुम ठीक से रिवीजन नहीं कर रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट। ओके, रिवीजन करो। तो ये जब आ रहा है बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को मालूम है, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे तुमको पॉजिटिव डिविएशन मिलता है, ओके, ऐसे सॉल्यूशंस, दीज आर ऐसे जो सॉल्यूशंस है दे एक्चुअली मेक सर्फेक्टेंट्स। ओके, इनका सरफेस टेंशन ज़्यादा कम होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस वीक होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दैट्स वाई यू एक्चुअली गेट पॉजिटिव डिविएशन। डू रिमेंबर दैट? ओके, पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या है, जैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ओके, डेल्टा वी भी बढ़ता है, डेल्टा एच भी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट भी बढ़ता है।
इजंट इट? नो, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट ये टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है. ओके, समझ में आया ना? डिक्रीज होता है जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट डिक्रीज होता है, क्योंकि डेल्टा एच बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, डेल्टा वी इज़ पॉजिटिव, एंड वेपर प्रेशर ये इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो नए बॉन्ड बन रहे हैं दैट इज एक्चुअली वीकर बॉन्ड. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो बॉन्ड है दैट इज वीक एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट वाले बॉन्ड, एंड दैट इज द रीजन वाई यू गेट पॉजिटिव डिविएशन. सो ऐसे सब्सटेंसेज दैट शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ आर लाइकली टू बी सरफेक्टेंट. समझ में आ रहा है? ओके, अपना सॉल्वेंट तो कॉमन है, बेसिकली सॉल्वेंट इज वाटर इन दिस पर्टिकुलर केस, कंसिडरिंग सॉल्वेंट एज वाटर बेसिकली, और सॉरी वी आर कंसिडरिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट. ओके, और उसमें अपन कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव डिविएशन अपने को मिलता है, जो सब्सटेंस अपन ऐड कर रहे हैं दैट विल एक्ट एज अ सरफेक्टेंट. ओके, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन सरफेस टेंशन एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, इसको अपन बोलते हैं सरफेस एक्टिविटी. इसका कोई अपने को वैसे काम नहीं है, यू शुड नो द टर्म. ठीक है, तो मैक्सिमम जो अपने को मिलता है, ओके, लिमिटिंग वैल्यू. ओके, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम अपने को सरफेस टेंशन जो मिलता है, मैक्सिमम डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस एक्टिविटी. उसी तरह से देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज सरफेस इनएक्टिविटी. दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली अपोजिट. ठीक है, अब देखो सरफेक्टेंट क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? बिकॉज देयर उनका जो इंटरेक्शन है विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज वीकर. ओके, अब सरफेस इनएक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने को ऐसे सब्सटेंस डालना पड़ेगा जिनका इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर. ओके, मतलब ये ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे और दे विल मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद सॉल्वेंट. तो बेसिकली दे विल इंक्रीज द सरफेस टेंशन. एग्जाम्पल NaCl, MgCl2. Essentially these are the substances that shows negative deviation from Raoult's law. Okay, कोई भी सॉल्यूट अपन डालते हैं उसमें तो नेगेटिव डिविएशन अपने को मिलता है. दीज आर, एक्सक्यूज मी, तो कोई भी सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट में डालते हैं. रिमेंबर सॉल्यूशंस चैप्टर, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट में डालते हैं तो वी गेट नेगेटिव डिविएशन. ओके, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होता है. यू गाइस रिमेंबर दैट वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया मतलब नेगेटिव डिविएशन मिल गया तुमको. ठीक है ना? तो दीज आर द सॉल्यूट्स. मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो या कोई भी सॉल्यूट ले लो, बेसिकली एनी सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर तुमने पानी में डाल दिया तो इसमें से क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा. सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ब्ला 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 सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाएगी. ओके, नेगेटिव डिविएशन. सो दे शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्यूट इज अट्रैक्टेड इनटू द बल्क, क्योंकि सॉल्यूट का इंटरेक्शन इज मोर विद द सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट ये ज़्यादा इंटरेक्ट होगा सॉल्वेंट के साथ, तो इसलिए सॉल्यूट ये बल्क में जा रहा है. ओके, और इसके पहले वाले सरफेक्टेंट क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली उल्टा, इनका इंटरेक्शन वीक है. ओके, सो दे आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बल्क में जा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बल्क में जा रहे हैं. क्लियर है क्या? चलो कोलॉइड्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ओके, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑन दिस थिंग. ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, कोलॉइड्स. सो कोलॉइडल सिस्टम जो होता है ये टू फेज्ड हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है कोलॉइडल. ओके, देर इज अ सॉल्यूट एंड देर इज अ सॉल्वेंट. सो ये टू फेज है, लेकिन कैसा है? हेट्रोजीनियस है. सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस ये हेट्रोजीनियस होता है. ओके, ऑल्दो कोलॉइडल सॉल्यूशन मे लुक होमोजीनियस बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस. ये तुमने 10th में भी पढ़ा है, इजंट इट, कोलॉइड्स के बारे में. सो देर इज अ डिस्पर्स फेज एंड देर इज अ डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्शन मीडियम को ही हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज. ओके, डिस्पर्शन मीडियम को क्या बोलते हैं अपन? कंटिन्यूअस फेज. डिस्पर्स फेज जो होता है वो पूरी तरह से डिस्पर्शन मीडियम में डिजॉल्व होता है बेसिकली. ओके, इट लुक्स यूनिफॉर्म, इट लुक्स होमोजेनियस बट इट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनियस. ओके, द पार्टिकल साइज जो होता है कोलॉइडल सिस्टम में, इट रेंज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू अबाउट 100 माइक्रोमीटर. ओके, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन हैव अ 50% वेरिएशन ऑन आइदर साइड. ठीक है, अल्टीमेटली यू जस्ट नीड ए यूनिफॉर्म सिस्टम. तो इसलिए बट दिस इज लाइक अ ट्रेड, यू नो, इन जनरल द साइज ऑफ द पार्टिकल्स. या
एग्जाम्पल्स, गम इन वाटर, ओके, NaCl इन अल्कोहल, ठीक है, NaCl इन वाटर तुमको सोल्यूशन देता है, लेकिन NaCl इन अल्कोहल तुमको कोलॉइडल सोल्यूशन देता है, ओके। एंड देन गम इन वाटर, काफ़ी सारे होते हैं बेसिकली, काफ़ी सारी चीज़ें अपन देखेंगे आगे, ओके। जिलेटिन इन वाटर, या फिर काफ़ी पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट एक्चुअली गिव्स कोलॉइडल सोल्यूशन। तो इनिशियली जो सब्सटेंसेस थे, मतलब जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ क्लासीफाइंग द सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस को दो तरह से क्लासीफाइड किया था, एक थे क्रिस्टलॉइड्स और दूसरे थे कोलॉइड्स, ओके। क्रिस्टलॉइड्स एंड केलॉइड्स, ये दो क्लासीफाइड सब्सटेंसेस थे। दीज वर बेसिकली बेस्ड अपॉन व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अ सब्सटेंस इनटू वाटर, ठीक है। अगर मान लो कि वाटर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, कोई सब्सटेंस, ओके, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, आसानी से डिजॉल्व होता है, तो उसको अपन क्रिस्टलॉइड बोलते हैं। आसानी से डिजॉल्व नहीं होता तो उसको अपन कोलॉइड्स बोलते थे, ओके। इसेंशियली ये छोटे सब्सटेंस होते हैं क्रिस्टलॉइड, दीज आर बेसिकली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन जनरल, ओके। दीज डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, ये छोटे सब्सटेंस होते हैं, अच्छी तरह से घुल जाते हैं पानी में, तो ये जो अपना पार्चमेंट मेम्ब्रेन होता है उसमें से ये डिफ्यूज होते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स इसमें सॉल्ट, यूरिया, एसिड्स, बेसेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट, ओके। एंड देन यू कोलॉइड्स, कोलॉइड्स ये सब्सटेंसेस होते हैं दैट डू नॉट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन, ओके। ये बड़े सब्सटेंसेस होते हैं जनरली, सो दैट्स वाई दे डू नॉट, या फिर ये एक तरह का एग्रीगेट बना लेते हैं, इवन इफ दे मे बी स्मॉल, लेकिन क्या होता है, ये मतलब आसपास में मिल के, आपस में मिल के ये बड़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे को, एंड दे बिकम कोलॉइड्स, ओके। सो कोलॉइडल रेंज में अगर आ जाइए तो दे कैन नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट मेम्ब्रेन, तो एग्जाम्पल गम, ग्लू, जिलेटिन, अगार अगार, तो दीज कैन नॉट पास थ्रू, ओके, इनको अपन बोलते हैं कोलॉइड्स। पहले ये माना जाता था कि ऑब्वियसली ये तो क्लासिफिकेशन था ही था, लेकिन देखो सॉल्वेंट का बड़ा रोल है। जैसे सॉल्ट अगर मैं अल्कोहल में डाल दूँ तो इट बिकम्स कोलॉइड, और पानी में डाल दूँ तो इट बिकम्स क्रिस्टलॉइड, समझ में आया ना। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल था इसमें, ओके। लेकिन अभी अपन इसीलिए इसी को अपन इस क्लासिफिकेशन को करेक्ट या वैलिड नहीं मानते। बेसिकली वी डोंट कंसीडर सब्सटेंसेस टू बी क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड्स इवन दो दे आर, ओके। क्लासिफिकेशन में कोई गलत नहीं है। और सॉल्वेंट तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से सॉल्वेंट में ये सब्सटेंस कोलॉइड के जैसा रहता है या फिर क्रिस्टलॉइड के जैसा रहता है, ओके। काफ़ी कोलॉइडल सब्सटेंसेस जो है वो अल्कोहल में या किसी और सॉल्वेंट में क्रिस्टलॉइड के जैसा बिहेव करेंगे, ऑलराइट। इसीलिए अपन टर्म जो है कोलॉइड ही यूज़ करते हैं। इसको अपन एक्चुअली रिप्लेस कर दिया है नाउ विथ कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल सॉल्यूशन रादर देन जस्ट कॉलिंग इट कोलॉइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज अप्लीकेबल टू हेट्रोजीनियस सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, जहाँ पे दो सब्सटेंसेस है बेसिकली, एंड वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स नाउ, okay, rather than just passing through the membrane बोलने के बजाय we talk about specific size of the particle. They may pass through the membrane, they may not pass through the membrane, ये अभी membrane के ऊपर डिपेंड करता है, okay, what type of membrane you actually bring in, ठीक है। we can design a membrane जिसमें से कोलॉइडल पार्टिकल पास नहीं होते, या ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें से पास होते हैं, राइट। इट डजेंट रियली मैटर। हम लोग पार्टिकल साइज के बारे में, सो इट्स अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, ओके। सो टू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंस अपने को समझना है बेसिकली बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इनका डिफरेंस ये तुमने 10th में भी किया है। दीज आर द डिफरेंसेस दैट यू लुक्ड इनटू इन द 10th। वही पॉइंट्स है, कोई ज़्यादा यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्शन हुआ नहीं, सेम पॉइंट्स है। पार्टिकल साइज देख लो, यहाँ पे पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन में ये छोटे होते हैं सबसे, 10⁻⁻7। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज होता है मोर देन 10⁻⁵, ओके। तो कोलॉइडल में जो रहेगा दैट इज इन बिटवीन दीज टू लिमिट, ओके, इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दोनों के बीच के पार्टिकल्स है, ऑलराइट। सो ये बात समझ में आ गई हमको कि कोलॉइड जो है दैट लाइज राइट इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, दोनों के बीच के पार्टिकल्स है, ओके। विजिबिलिटी के बारे में देख लो, सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स ऑब्वियसली ना आँखों से दिखते हैं ना माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल, ओके। सस्पेंशन के पार्टिकल्स है, दे आर विजिबल टू बोथ नेकेड आइज एज वेल एज माइक्रोस्कोप, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल इन वाटर, ये क्या, इट्स अ सस्पेंशन, इजंट इट।
डस्ट पार्टिकल्स या आटा अगर डाल दे अपन वाटर, इट्स अ सस्पेंशन, सो वी कैन एक्चुअली सी द पार्टिकल साइज. ओके, और कोलॉइड के पार्टिकल नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन अगर तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये दिखेंगे तुमको. सेडिमेंटेशन, सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होते, सेडिमेंट नहीं होते. ऑलराइट, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े आसानी से नेचुरली ये हो जाते हैं. ओके, जैसे पानी अगर ख़राब है, उसमें धूल मिट्टी आ गई है, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाता है. ओके, हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन भी इसी तरह से काम करता है. बेसिकली ये दो धूल मिट्टी, इसको स्लज बोलते हैं, इसको सेटल होने देते. जो नहीं होता है सेटल, बेसिकली नाउ यू आर लेफ्ट विथ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसको फिर किसी तरह से निकाल लेते हैं. तो इसमें जो है कोलॉइडल पार्टिकल, ये नॉर्मली सेडिमेंट नहीं होता, लेकिन अगर तुम सेंट्रीफ्यूज में डालोगे इसको तो ये सेडिमेंट होता है. ओके, सेंट्रीफ्यूज में कोलॉइडल पार्टिकल्स सेडिमेंट होते हैं, ध्यान में रखना. ओके, ये सेंट्रीफ्यूज बोले तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है, या नॉट नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बहुत ज़्यादा स्पिन रेट चाहिए होता है तुमको फॉर सेडिमेंटिंग द कोलॉइडल पार्टिकल, बट इट विल सेडिमेंट. फ़िल्टर पेपर के बारे में देख लो. अगर पास करता हूँ मैं सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से तो क्या होता है? सॉल्यूशंस में तो कुछ नहीं होगा, बेसिकली पूरे का पूरा फ़िल्टर पेपर से चले जाएगा. डजेंट मैटर विच फ़िल्टर पेपर यू टेक. ओके, यू कैन टेक अल्ट्रा फिल्टर पेपर और व्हाटएवर, दे विल नॉट गेट फिल्टर्ड. ठीक है ना, ये फ़िल्टर नहीं कर सकते अपन, सेपरेट नहीं कर सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट को. सस्पेंशन को बड़े आसानी से किया जा सकता है. ओके, एंड यूजुअली दैट्स हाउ वी डू ऑल्सो. ओके, पहले के ज़माने में नदी नाले का जो पानी हम जमा करते थे वो किसी कपड़े से छान लेते थे. ओके, जो पानी मिलता था वही ड्रिंकेबल वाटर था. बेसिकली दे यूज्ड टू ड्रिंक दैट. ओके, गर्म करके या व्हाटएवर. राइट, गर्म करने का मतलब था सिर्फ बैक्टीरिया किल करना, दैट वाज द आइडिया. लेकिन एक छान लेते थे अपन पानी को, पानी पीने लायक हो जाता था. अभी भी करते हैं दुनिया में, काफ़ी जगह पे यही होता है. ओके, वी आर स्टिल क्वाइट अ शॉर्ट ऑफ वाटर. एक्चुअली ड्रिंकेबल वाटर इज़ इट्स नॉट अबंडेंट अभी भी. लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर करते हैं अपन, ओके, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो वो पास हो जाएंगे. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का जो पोर साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन अगर पार्चमेंट या सेलोफेन मेम्ब्रेन अपन ले, ओके, तो इसके थ्रू ये पास नहीं हो सकते. ओके, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा फाइन होता है. इट्स काइंड ऑफ लाइक अगर तुम कोई प्रोटीन पार्टिकल ले लो, है ना, तो क्या वो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास होगा? नहीं होगा. ठीक है, सॉल्ट्स पास होंगे. ओके, शुगर के मॉलिक्यूल्स पास होंगे, लेकिन प्रोटीन के पार्टिकल्स ले लो या फिर कोई बायोमॉलिक्यूल्स है दूसरे, वो यहाँ से पास नहीं हो सकते. समझ में आया ना, बिकॉज दे आर बिग एंड दे डोंट गेट फिल्टर्ड. डिफ्यूजन, ओके, डिफ्यूजन एंड अपीयरेंस. देखो ये तो डिफ्यूज़ होते हैं वेरी क्विकली. ओके, ये जो है सस्पेंशन, दे डू नॉट डिफ्यूज एंड दे आर ऑपिक. ठीक है, ऑपिक होता है ये. एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स, दे डिफ्यूज स्लोली एंड दे आर ट्रांसलूसेंट. भले क्लियर ना दिखे पूरी तरह से, लेकिन दे मे बी ट्रांसलूसेंट. ठीक है, ओके. सो पार्टिकल साइज़ को लेके क्या है डील, व्हाट इज़ द डील विद साइज स्पेसिफिकेशन. हमको मालूम है कि जैसे जैसे अपन सॉलिड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं सॉलिड के, तो सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज होता है. ये अपन ने इसके पहले वाले डिस्कशन में देखा था लास्ट क्लास में, इजंट इट? सरफेस एरिया इंक्रीजेज. कोलॉइडल पार्टिकल्स देयरफॉर हैव अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया देन सॉलिड प्रेसिपिटेट. ओके, इनका सरफेस एरिया कोलॉइडल पार्टिकल का बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न वाई वी यूज़ कोलॉइडल सॉल्यूशंस. ओके, ये एक इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट एप्लीकेशन हो जाता है. ओके, दस दे आर सरफेस केमिस्ट्री फिनोमेना. समझ में आया ना, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है, सो दैट्स वाई वी स्टडी देम इन सरफेस केमिस्ट्री. ओके, सो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. ओके, डिस्पर्स फेस मतलब जो घुल रहा है, डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसमें ये घुल रहा है. ओके, दिस इज बेसिकली डिस्पर्स फेज अगर देखा जाए तो ये हो जाता है काइंड ऑफ लाइक सॉल्यूट, एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट. ओके, हम लोग कोलॉइडल इसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम यही अपन यूज़ करते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट वी यूज़ इट इन सोल्यूशंस.
ओके, सॉल्यूशंस में ये टर्म यूज़ करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, ये कोलॉइड्स में यूज़ करते हैं, कोलॉइडल स्टेट में। ऑलराइट, अब अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स होते हैं, इनको अपन जनरली सोल्स बोलते हैं, ठीक है, जनरली सोल्स। कोलॉइडल सॉल्यूशंस को अपन एक टर्म दे दिया है सोल्स। देखो सॉल्यूशन बोलते हैं तो वी गेट अ एक्चुअल सॉल्यूशन, और हमने देखा था इसमें देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये अपन ने सॉल्यूशंस चैप्टर में ही देखा था। देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 3 टाइप के सॉल्यूट रहेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, और 3 टाइप के सॉल्वेंट रहेंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, यू गेट 9 टाइप्स ऑफ सोल्स, ठीक है, सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट सोल्स, राइट, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, कोलॉइडल स्टेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वी गेट 8 टाइप ऑफ सोल्स, 9 टाइप में मिलते हैं, इसमें से एक मिसिंग रहता है, दैट इज गैस एंड गैस, क्योंकि एनी टू गैसेस दे विल ऑलवेज यूनिफॉर्मली मिक्स, isn't it? They will never form a colloidal solution, they will always form a true solution, क्योंकि they will always uniformly mix, okay? So gas plus gas ये अपने को solution ही देगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये इसमें से मिसिंग रहेगा, इसलिए अपने पास कितने सोल्स बचे हैं? 8, ओके ओके। सो सॉलिड इन सॉलिड, ओके, सॉलिड एज अ सॉल्यूट बोल लो, ओके, इन सॉलिड एज अ सोल्यूशन। तो अपने को जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड सोल। दीज आर बेसिकली कलर्ड ग्लास, जेम्स, अलॉय, ठीक है ना, दीज आर द सोल्स, सॉलिड सोल्स हो गई है, ओके। सॉलिड इन लिक्विड, ओके, सॉलिड इन लिक्विड, इसको अपन सिर्फ सोल बोलते हैं, ओके। सॉलिड डिजॉल्व कर दिया लिक्विड में, ओके। तो आर्सेनिक सल्फाइड इन वाटर, पेंट्स, इंक्स, वाइट ऑफ द एग वाइट जो होता है, ओके, दैट इज मड, स्मोक, डस्ट, दीज आर बेसिकली सॉलिड इन वाटर, isn't it? Solid in general, this is basically water, so just call it as a water, isn't it? So ये हो गया डस्ट पार्टिकल, दैट इज एक्चुअली might not be appropriate, I guess, इसको इरेज कर देते हैं, बाकी इज फाइन, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सिर्फ सोल बोल रहे हैं, ओके। दीज आर बेसिकली लाइक सोल्यूशंस, इजंट इट, इसलिए इसको सिर्फ सोल बोल रहे हैं। ध्यान में रखना पड़ेगा तुमको सोल क्या होता है, ओके। सो ये जो टर्म्स है ये तुमको ध्यान में रखने हैं। सॉलिड इन गैस, सॉलिड डिजॉल्व्ड इन गैस, ओके, इसको अपन बोलते हैं एरोजोल, ओके, एरोजोल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इनहेलर्स देखे होंगे, राइट, इनहेलर्स यूज़ करते हैं अपन, इजंट इट, ये अस्थमा के लिए शायद से हो सकता है तुम लोग कोई यूज़ करते हो। तो इनहेलर में क्या होता है, बेसिकली यू हैव दिस ड्रग पार्टिकल्स, ओके, जनरली जैसे साल्ब्यूटामॉल होता है, या किसी तरह का ब्रोंकोडायलेटर होता है इसमें, ओके। साल्ब्यूटामॉल इज बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर, चेस्ट के जो पैसेज वे है उसको बड़ा कर देता है, सांस लेने में आसानी होती है, ओके, क्योंकि अस्थमा में चेस्ट क्या होता है तुम्हारा, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो ये जब अपन लेते हैं तो ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसको स्प्रे किया जा रहा है तुम्हारे लंग्स में, समझ में आ रहा है ना। सो ये होता है एरोजोल्स, ओके, जो तुम्हारा अस्थमा इनहेलर जो होते हैं, बेसिकली किसी भी टाइप का इनहेलर, इट इज़ अ एरोजोल, ठीक है। सो वो ले लो तुम एग्जाम्पल में एरोजोल्स में, ठीक है, अस्थमा इनहेलर्स तुम्हारे, स्मोक, डस्ट, हेज, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स, ओके। उसके बाद होता है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, इसको अपन बोलेंगे जेल, ओके, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में लिक्विड ट्रैप्ड है, डिजॉल्व तो नहीं बोल सकते, ट्रैप्ड है, ठीक है ना। डिजॉल्व काय के लिए बोलेंगे अपन? फॉर सॉल्यूशंस, यहाँ पे डिजॉल्व नहीं बोल सकते, इजंट इट, दे आर ट्रैप्ड। सो लिक्विड सॉलिड एक तरह का नेटवर्क टाइप में बनाएगा, और उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स या वाटर के पार्टिकल्स ये क्या रहेंगे, ट्रैप्ड रहेंगे जगह जगह पे। सो दिस आर कॉल्ड एज, इसके एग्जांपल्स कर्ड्स, पुडिंग्स, चीज़, जेलीज, ये टिपिकल एग्जांपल है। जेलीज जब अपन बनाते हैं, ऑलराइट, तो जेली का पाउडर आता है, इस पर अगर जेली होता है उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ओके, जो भी बनाना हो, एप्पल हो, व्हाटएवर, अलग अलग टाइप के फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं इसमें, और इसमें अपन थोड़ा पानी डालते हैं, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और रख देते हैं साइड में। अब होता क्या है कि जेली एक तरह का नेटवर्क बनाता है, ऑलराइट, और जैसे जैसे नेटवर्क बनाता है, वाटर का इसके साथ इंटरेक्शन रहता ही है, देयर आर पार्टिकल्स ऑन दिस जेली मॉलिक्यूल्स,
जिसकी तरफ वाटर अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे नेटवर्क बनाता है वाटर इसमें ट्रैप होते जाता है। सो मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट वाटर जेलीज में, ओके लेकिन वाटर क्या हो गया, ट्रैप हो गया एंड इट लुक्स लाइक वेरी नाइस व्हाटएवर शेप में, जिस किसी शेप में आता है। जेली के चॉकलेट भी आते हैं इफ यू रिमेंबर, राइट। मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट वाटर, या। देन यू हैव लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड जब अपन ऐड करते हैं तो इमल्शंस। अब इमल्शंस वी आर गोना स्टडी लेटर ऑन इंडिपेंडेंटली, ओके। टाइप्स ऑफ इमल्शंस और किस तरह से बनाते हैं इमल्शन, ये सब अपन आगे स्टडी करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। दीज आर लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। देखो लिक्विड इन सॉलिड जेल, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शंस, ओके। एंड दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क, क्रीम, बटर, ऑयल, ओके। बटर ऑयल बेसिकली, ओके, बटर ऑयल इन वाटर, ओके, या फिर बटर और ऑयल इन वाटर यू कैन से, ओके। ऐसे दो चीज़ें ले रहे हैं अपन जो नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन अगर पार्टिकल साइज छोटा हो तो दे विल डिजॉल्व, ओके। इनफैक्ट दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन बन। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ले लो, या फिर तुम्हारी जो कोई भी कोल्ड क्रीम होती है, मैंने इसके बारे में शायद से पहले अपने किसी क्लास में भी बताया होगा कोल्ड क्रीम के बारे में। अभी सभी लोग लेते हैं कोल्ड क्रीम, ओके। दीज आर इमल्शंस। इसमें वाटर इज मिक्सड इन ऑयल या फिर ऑयल इज मिक्सड इन वाटर, ये डिपेंड करता है कौन से टाइप की क्रीम तुम बनकर, अभी मेरे को ठीक से याद नहीं आता, लेकिन देयर इज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम जिसमें मेरे ख्याल से ऑयल इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, एंड आई थिंक देयर इज अ कोल्ड क्रीम जिसमें वाटर इज डिजॉल्व्ड इन ऑयल, ओके। आई थिंक दैट्स हाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोल्ड क्रीम एंड अ मॉइस्चराइजर, तो डिफ्रेंशिएट होता है बेसिकली, ठीक है। दीज आर ऑल इमल्शंस, ठीक है। लिक्विड इन गैस, इसको अपन एरोजोल बोलते हैं। देखो एरोजोल दो टाइप के हैं, सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस। ये दो टाइप के एरोजोल है, ये सॉलिड एरोजोल हो गए, ये लिक्विड एरोजोल हो गए, ओके। एंड दीज आर वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश बेसिकली। गैस पार्टिकल्स में सॉलिड के पार्टिकल्स आ गए तो हो गया तुम्हारा सॉलिड, तो ये एग्जांपल्स हो गए उसके। और अगर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स आ गए तो ये हो जाएगा लिक्विड एरोजोल। क्लाउड, मिस्ट, फॉग, ये सारे हो गए लिक्विड एरोजोल्स, ओके। ध्यान में रखना है ये दो चीज़ें, किसको क्या बोलते हैं, या। देन गैस इन सॉलिड, इसको अपन बोलते हैं फोम, ओके। सॉलिड फोम या फिर जस्ट फोम, ठीक है। दो तरह के होते हैं फोम, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो जैसे ये केक हो गया फॉर एग्जांपल, सॉलिड में गैस ट्रैप्ड होता है, ओके, दैट इज बेसिकली फोम, ओके। ब्रेड, लावा, प्यूमाई स्टोन या जस्ट योर स्पंज भी, उसमें भी गैस ट्रैप्ड होता है अंदर में, दैट इज़ वाई इट इज़ स्पंजी, इजंट इट। तो ये सारी चीज़ें स्पंजी ही है, ओके। लावा इटसेल्फ इज ऑल्सो स्पंजी, उसमें काफ़ी सारा गैस ट्रैप्ड होता है, इट्स वेरी क्वाइट स्पंजी, और सूखने के बाद ये पूरा दब जाता है लावा, ओके। सो दैट्स, सो सॉलिड फोम हो गया ये, ओके। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस। एंड देन गैस इन लिक्विड, इसको भी अपन फोम बोलते हैं। दिस इज टिपिकल फोम जो अपन जैसे शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो यहाँ पे वी यूज़ गैस, इसमें सॉलिड भी होता है, सो जो शेविंग क्रीम की यूज़ करते हैं या काफ़ी सारे जो फोम्स आते हैं अपने पास, राइट। द ओनली फोम आई कैन रिमेंबर राइट नाउ इज शेविंग फोम, ओके, शेविंग क्रीम या शेविंग फोम। तो इसमें बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन दिस इज़ बेसिकली कैटेगराइज्ड इन गैस इन लिक्विड फोम। सोप लेदर, फ्रॉथ, या सोप लेदर जो होता है वो भी होता है। विप्ड क्रीम फॉर एग्जांपल, यस, ओके, वेरी टेस्टी विप्ड क्रीम, केक वेक के ऊपर तुम डालते हो ना विप्ड क्रीम, सो दैट इज़ दैट। फ्रॉथ ऑन द बियर, अभी तुम्हारी एज नहीं है इसकी, ठीक है, और कभी चालू भी मत करना। विप्ड क्रीम, ओके, ये अपन केक के ऊपर डालते हैं। वेरी वो इससे वेरी फोमी होता है। एंड देन सम टाइप्स ऑफ आइसक्रीम यू गेट नाउ डेज, ओके, जब फ्रॉस्टी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, softy, right? The softy type of ice cream you get is basically same, okay? Gas in liquid, solid भी रहेगा obviously इसमें, so gas in liquid and solid. So basically इसको frothy बनाया जाता है by pumping gas into it. ये pressurized condition में किया जाता है। ये जो 8 टाइप के हैं ये ध्यान में रखना है, इसमें से कुछ मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाईलाइट किए थे, दिस वर इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ओके। Okay, so applications of adsorption. Adsorption plays very important role in industrial processes. There are many catalyzed reactions that are affected in the process of adsorption. तुमको मालूम होगा बेसिकली H2PD जो कैटलाइस्ट अपन यूज़ करते हैं या किसी भी तरह का हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट अपन यूज़ करते हैं, these are basically adsorbed.
ओके, एड्जॉर्प्शन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं. ओके, कोलॉइड्स आर स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन द सरफेस ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स. ठीक है, कोलॉइड स्टेबलाइज किया जाता है, ये अपन आगे देखेंगे किस तरह से इनको स्टेबलाइज किया जाता है कोलॉइड्स को. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, किस तरह से स्टेबलाइज किया था, किस तरह के कोलॉइड्स होते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, ये सब कुछ अपने को देखने का है. सो कोलॉइड्स को स्टेबलाइज किया जाता है बाय दीज आयंस जो इनके ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं. होता क्या है कि एक तरह के आयंस का लेयर इनके ऊपर चढ़ जाता है. मान लो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस इनको चिपक गए, तो सारे कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा. पॉजिटिव चार्ज रिपल रहेगा, इसके वजह से ये सेडिमेंट नहीं होंगे. बराबर है, ये हमेशा कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेंगे. इजंट इट? ब्राउनियन मोशन जिसको अपन बोलते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग बिकॉज ऑफ द चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर एंड दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज गैस मास्क. ओके, गैस मास्क यूज़ किया जाता है. बेसिकली इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. जो गैस मास्क होते हैं उसमें किसी तरह का एड्जॉर्बेंट होता है बेसिकली, जिसके ऊपर जो पार्टिकल्स है वो एड्जॉर्ब होते हैं. ओके, जो भी गैस पार्टिकल वेरी स्पेसिफिक टू सर्टन गैस पार्टिकल, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कोई पॉइजनस गैस है, फॉस्जीन हो गया या जो भी है फॉस्फीन हो गया. सो ऑल दीज पॉइजनस गैसेस कुड गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दिस एड्जॉर्बेंट. और यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर दे गेट रिमूव्ड. ओके, सो सरफेस केमिस्ट्री का गैस मास्क में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. डिफरेंट मटेरियल्स आर एड्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट. ओके, समझ में आया ना? तो बेसिकली दिस कैन बी यूज्ड इन सेपरेटिंग मिक्सचर. अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग एक्सटेंट पे एड्जॉर्ब हो सकते हैं और इनको फिर अपन डिजॉर्ब भी करवा सकते हैं. रिमेंबर, इट्स नॉट लाइक द एड्जॉर्प्शन, इट्स अ परमानेंट प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना? तो कोई भी सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो गया और इसको मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो यू कैन इजीली रिवर्स द प्रोसेस, उसको फिर कलेक्ट कर सकते हैं अपन. तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के, मतलब ये साल जो हुआ था JEE मेन, ओके, उसमें पूछा था बेसिकली सेम क्वेश्चन. ठीक है, कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में और थिन, मतलब इट वाज अ क्वेश्चन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स यूजेस एड्जॉर्प्शन थिंग. ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं मालूम, लेकिन वॉज रिलेटेड टू समथिंग लाइक द एड्जॉर्प्शन थिंग. और देयर वर डिफरेंट चॉइसेस. आई थिंक वन ऑफ द चॉइस वॉज थिन लेयर और कॉलम क्रोमेटोग्राफी. अंडरस्टूड? तो इसमें अपन एड्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज़ करते हैं. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, वाज अ डेड इजी क्वेश्चन यार, है ना? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था. द प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ यूज्ड इन आयन एक्सचेंजर. आयन एक्सचेंजर में यूज़ करते हैं अपन. ये अपन ने किया है ऑलरेडी, जैसे जियोलाइट है फॉर एग्जांपल. वी यूज़ जियोलाइट एज अ आयन एक्सचेंजर, जिसमें अपन मटेरियल पास करवाते हैं जियोलाइट से. तो जो आयन्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं जियोलाइट के सोडियम आयन्स के साथ. कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स जो है ऑफ हार्ड वाटर वो एक्सचेंज हो जाते हैं. तो इसमें भी अपन एड्जॉर्प्शन का प्रिंसिपल यूज़ कर. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिमेंबर दैट. जियोलाइट को अपन रीजनरेट करते हैं वे पासिंग थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन. इनफैक्ट अपन ब्राइन सॉल्यूशन जियोलाइट से पास करवाते हैं. और ये क्वेश्चन को आंसर करो. रिव्यू क्वेश्चन, स्टेबलाइजिंग कोलाइड रेफर्स टू न्यूट्रलाइजिंग इट्स चार्ज. क्लियर है क्या? बताओ इसको. सो ये क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. ओके, न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज एक्चुअली कोलॉइड्स को अनस्टेबल कर देगा. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चार्ज पार्टिकल्स कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, जिसके वजह से स्टेबिलिटी आती है. ओके, चार्ज पार्टिकल सेम चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव अ स्टेबल कोलॉइडल सॉल्यूशन. अगर तुमने चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है ये कोएलेस हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे. बड़े हो जाएंगे तो ग्रेविटी के वजह से ये सेटल हो जाएंगे, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन अपना अनस्टेबल हो जाएगा. अंडरस्टूड है क्या? मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस. देखो, चैप्टर बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है, लंबा है. ओके, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ऑब्वियसली. इसके लिए तुमको करना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. क्लास में आंखें फाड़ के देखो, ओके, और दिमाग खोल के सुनो. क्या करने का है अपने को? क्लास में आंखें फाड़ के देखने का
दिमाग खोल के सुनने का। कान तो सभी के खुले ही होते हैं, बंद कान वाला इंसान मैंने देखा ही नहीं है। हेडफोन्स वाले लोग बंद होते हुए कि बेसिकली, लेकिन सभी के कान तो खुले ही होते हैं। दिमाग है जो कुछ लोगों का बंद होता है, कुछ लोगों का खुला होता है। जिनका दिमाग बंद, वो मतलब वो उनका कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जिनका दिमाग ही बंद है ना, उनका ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। तुमको अपना दिमाग खोलना है, ठीक है। दिमाग खुलेगा तो अंधा आदमी भी सीखता है, अंधा आदमी भी सीखता है। समझ में आया ना। और अगर दिमाग नहीं खुला है तो सारे रिसोर्सेज दे दो, वो कुछ नहीं करेगा। मैंने तुमको शायद से बताया होगा, जहाँ से मैं, जिसके पास से मैं सब्जी लेता हूँ, मेरा रेगुलर सब्जी वाला जो है, ठीक है, उसका लड़का IIT भुवनेश्वर में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। वो बैठता है, अभी आया था, अभी इतने में दिखता नहीं मेरे को। उसको पूछा मैंने क्या है, तो बोले अभी इनका कॉलेज शुरू हो गया है, बोले ऑनलाइन। सो उसको स्टडीज़ ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी मेरे को अभी भी दिखता है सब्जी वाला, ठीक है ना। सो समझ में आया क्या? यह सब्जी वाले का लड़का। ऑलराइट, ऑब्वियसली मस्ट बी स्मार्ट, आई गिव इट। लेकिन स्मार्ट सिर्फ पैदाइशी होते हैं क्या? मेहनत करके भी स्मार्ट बना जा सकता है, ठीक है। पैदाइशी भले ही स्मार्ट न हो, लेकिन अगर तुम मेहनत करो तो दिमाग खुल जाता है, और जिसका दिमाग खुल गया वो स्मार्ट। ओके, अब तुम डिसाइड करो कि तुमको बंद दिमाग रखना है या खुला दिमाग रखना है। बेसिकली समझ में आया ना। खुद को स्मार्ट समझने वाले बंद दिमाग वाले, समझ में आया। जो खुद को स्मार्ट समझते हैं उनका दिमाग जो है, मतलब क्या हो गया है कि भगवान ने उनका दिमाग बंद कर दिया, चाबी समुंदर में डाल दिया, समुंदर में डाल दिया चाबी, ढूंढते बैठो अभी। अब ये अपने आप को स्मार्ट समझते हुए घूम रहे दुनिया भर में, खुद को ही स्मार्ट समझ रहे हैं और घूम रहे दुनिया भर में। एंड दैट्स वाई देर इज अ डिफरेंस इन एटीट्यूड, दैट्स वाई दे विल स्लिप ड्यूरिंग द क्लास, दैट्स वाई दे डोंट गेट अप ऑन टाइम, दैट्स वाई दे डोंट डू देयर होमवर्क, बिकॉज ये खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं। ये चाबी गुम गई है ना, क्या करेंगे बेचारा, उनका दोष नहीं है ना, भगवान ने इनके साथ अन्याय कर दिया। दिमाग को ताला लगा के चाबी समुंदर में चाबी डाल दिया है, कुएं में चाबी डाल दिया है, कहीं तो भी दे कैन नॉट एक्चुअली फाइंड इट। जिसको ये चाबी मिल गई वो अपना दिमाग खोल सकता है अभी भी, ठीक है ना। अभी भी अपना दिमाग खोल सकता है और लर्निंग प्रोसेस उसके लिए भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, सो मेक श्योर कि बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ना, अक्ल के अंधे। समझ में आया ना, आँखों का नहीं, अकल का अंधा, ये सबसे बड़ा अंधा। समझ में आया। ये हमारे मतलब बचपन में हम लोग जब थे तो लोगों को ऐसे चिढ़ाते थे, इसका मतलब समझ में नहीं आता था, समझ में आ गया। अकल का जो अंधा होता है उसको कोई सुधार नहीं सकता, इसका दिमाग लॉक हो चुका है, चाबी गुम गई है। ओके, इसको एक ही हो सकता है कि इसका दिमाग खोलने का तरीका, इसको मतलब जैसे भूत निकालते हैं ना, मार मार के, है ना, भूत निकालते हैं, उतारते हैं भूत, बस वो एक तरीका है, मारो इसको ज़ोर ज़ोर से, ओके, ताकि दिमाग खुल जाए। या फिर साइकियाट्रिस्ट की तरफ जाके इसका ट्रीटमेंट करवा लो, मतलब कुछ गोलियाँ वोलियाँ खिलाओ, अच्छे से ट्रीट करो, शॉक वॉक थेरेपी दो कुछ तो भी, ताकि दिमाग खुल जाए। दैट इज़ द ओनली तरीका। अपने आप नहीं खुलेगा इनका तरीका, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, अपने आप की दे हैव नो आइडिया दैट देर इज़ अ प्रॉब्लम। खुद को स्मार्ट समझ रहे, वैसे ही घूम रहे, दे आर थिंकिंग पूरी दुनिया पागल है। दैट्स व्हाट पागल लोग समझते हैं ना। पागल लोगों का एक क्लासिक जो ये होता है वो कि पूरी दुनिया पागल है, मेरे को कोई समझ नहीं सकता, मेरे को कोई समझ नहीं सकता, पूरी दुनिया बाकी पूरी पागल है। ओके, सो यू डोंट वांट टू बी इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर थिंकिंग एवरीबडी इज अ मैड एंड आई एम द ओनली वन दैट इज सेन एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड। ओके, दैट मीन्स देर इज अ क्लिनिकल इशू विथ योर केमिकल थिंग। ओके, कि तुम्हारा जो केमिकल है उसके साथ कोई तो भी क्लिनिकल प्रॉब्लम है। ओके, सो अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज। ओके, इसका डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ये दोनों के बीच का किस तरह का इंटरेक्शन, उस तरह से। दो तरह के हैं कोलॉइड्स बेसिकली, एक होता है लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक, ठीक है। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक।
तो यहाँ पे लायोफिलिक मतलब कि ये जो डिस्पर्स्ड फेज है, मतलब सॉल्यूट फेज, ठीक है, डिस्पर्स फेज, इसका डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट मीडियम के साथ ज़्यादा एफिनिटी है, ठीक है ना। मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ज़्यादा प्यार है, राइट। इसको अपन बोलेंगे लायोफिलिक। अगर मान लो सॉल्वेंट इज वाटर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। समझ में आया क्या, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स बोलेंगे। अब लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक ये सेम है, बेसिकली सॉल्वेंट का फ़र्क है। अगर सॉल्वेंट वाटर तो हाइड्रोफिलिक, नहीं है तो लायोफिलिक। लायोफिलिक बेसिकली मतलब होता है सॉल्वेंट, लायो का मतलब ही सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसको सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, दैट्स व्हाई यू गेट अ लायोफिलिक कोलॉइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो लायोफिलिक के, गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, इजंट इट, ये सारे पानी में बड़े अच्छे से डिजॉल्व होते हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे फिर, हाइड्रोफिलिक, इजंट इट। दीज आर हाइड्रोफिलिक, सारे के सारे, या दीज आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। और इनको अगर मैं पानी में डालता हूँ तो ये हाइड्रोफिलिक कोलॉइड बनाएंगे। कोलॉइड क्यों बनाएंगे, क्योंकि या तो इनका साइज़ बड़ा है, नहीं तो पानी में डालने के बाद ये बड़े साइज़ के पार्टिकल्स देंगे, कोलॉइडल साइज़ के पार्टिकल्स देंगे अपने को, दैट्स व्हाई यू गेट कोलॉइडल सॉल्यूशन विथ दीज, ओके, पानी में। क्लियर है क्या, ऑलराइट। दीज आर रिवर्सिबल सोल्स, है ना। हाइड्रोफिलिक है, लायोफिलिक है, तो इसका मतलब हो गया रिवर्सिबल है। मतलब कि अगर मैं गम ले लूँ, ठीक है ना, और गम का पानी निकाल लूँ, ओके, ड्राई कर दूँ और इसमें फिर से पानी डाल दूँ, तो ये फिर से वैसी सोल बनेगा बेसिकली, इजंट इट। सेम थिंग विथ जिलेटिन, ओके, या स्टार्च, और कोई भी ले लो सब्सटेंस, ऑलराइट। पानी निकाल दूँ तो इट विल बिकम ड्राई, सोल ब्रेक हो गया, ओके। लेकिन अगर पानी फिर से ऐड कर दूँ या जो भी सॉल्वेंट है वो फिर से ऐड कर दूँ तो ये सोल जो है वो रीजनरेट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट होता है लायोफोबिक, एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, इनमें अट्रैक्शन नहीं होता, एफिनिटी नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं लायोफोबिक। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। तो लायोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक ये टर्म सेम है, ठीक है। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हाइड्रोफोबिक, नहीं तो लायोफोबिक। समझ में आया क्या, अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो इसको बोलेंगे लायोफोबिक, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हाइड्रोफोबिक। एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा तुमको। मेटल्स पानी में डिजॉल्व नहीं होते, है ना, तो लेकिन सोल बनाऊंगा तो मैं हाइड्रोफोबिक सोल बनेंगे। या फिर उनके सल्फाइड ले लो, ठीक है, ये भी अपने को हाइड्रोफोबिक सोल बनाएंगे। या फिर एक आधा लायोफिलिक वाला सब्सटेंस ले लो, जैसे गम या जिलेटिन ले लिया और इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया, जैसे अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो इनमें ये डिजॉल्व नहीं हो रहे, है ना। लेकिन डिजॉल्व नहीं हो रहे तो कौन सा सोल बनाएंगे फिर, लायोफोबिक, ठीक है। जो सब्सटेंसेस डिजॉल्व नहीं होते सॉल्वेंट में उनका अपन लायोफोबिक सोल बनाते हैं, जो डिजॉल्व होते हैं नेचुरली उनको अपन क्या बनाते हैं, लायोफिलिक सोल, ठीक है। एंड दीज आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रहेंगे। ये एक बार बन जाए, ठीक है ना, बड़े मुश्किल से बनते हैं, पहले तो बन जाए और फिर इनका ये ब्रेक हो जाए, मतलब जैसे कोएगुलेट हो गया या कुछ हो गया, ब्रेक हो गया, तो इनको फिर से आसानी से नहीं बनाया जा सकता। जब पानी डाल दिया और सोल बन गया, ऐसा नहीं होगा, इसको स्पेशल मेथड से बनाया जाता है। ये जितने भी सोल्स है लायोफोबिक, इनको एक स्पेशल मेथड से बनाया जाता है, ओके। और ये मेथड अपन देखेंगे, ओके। लायोफोबिक सोल्स, लायोफिलिक सोल तो बड़े आसानी से बन जाते हैं, लायोफोबिक सोल्स आसानी से नहीं बनते, तो इनको अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। ये अपने को मेथड आगे देखना है। सो डिफरेंसेस देख लो बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल प्रिपरेशन। लायोफिलिक सोल बेसिक है, बेसिकली ध्यान में रखना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लायोफिलिक मतलब कि हाइड्रोफिलिक, है ना, तो इनको तो आसानी से बना सकते हैं अपन। इनको इंट्रिंसिक सोल भी बोलते हैं, बड़े आसानी से बनते हैं। दोनों फेजेस को मिक्स कर दो, सोल बन गया, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लायोफोबिक में इसको अपन एक्सट्रिंसिक सोल बोलते हैं। लायोफोबिक बेसिकली इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक में तो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको स्पेशल मेथड से बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें स्टेबलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे, स्पेशल मेथड से बनाना पड़ेगा, स्पेशल कंडीशंस में इनको रखना पड़ेगा। पार्टिकल साइज देखो कि लायोफिलिक में, मतलब हाइड्रोफिलिक में जो पार्टिकल साइज है, गम जिलेटिन ले लो,
अगार अगार ले लो, इनके पार्टिकल्स इटसेल्फ इज बिग, पार्टिकल्स ही बड़े होते हैं, ठीक है ना। लेकिन लायोफोबिक में वैसा नहीं होता, लायोफोबिक में पार्टिकल्स छोटे होते हैं। होता क्या है कि वो अग्रीगेट होके कोलॉइडल साइज में आते हैं, ठीक है, ये जमा हो जाएंगे और कोलॉइडल साइज में आ जाएंगे, तो वो गेट अ कोलॉइड। ओके, इनका नेचर, दिस आर रिवर्सिबल, ठीक है, एक बार ब्रेक हो जाए, कोएगुलेट हो जाए, तो इसको मैं फिर से रीजनरेट कर सकता। दिस आर इरिवर्सिबल, ठीक है, आसानी से नहीं बना सकता, स्पेशल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी, यहाँ पे देखो इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इसमें, बेसिकली देखा जाए तो, इजंट इट। सो दे हैव हाई सॉल्ट कंटेंट, इसकी वजह से कंडक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। और लायोफोबिक में द कंडक्टिविटी इज़ लेस, इसमें सॉल्ट कंटेंट जो होता है कम होता है, दे हैव वेरी लिटिल सेंसिटिविटी टू सॉल्ट। सॉल्ट अगर ऐड कर देना अपन लायोफोबिक में, ये कोएगुलेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। लायोफिलिक प्रेसिपिटेट नहीं होगा सॉल्ट ऐड करने से, लायोफोबिक जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्ट ऐड करने से, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, या तो नहीं रहेगी या तो बहुत कम रहेगी, समझ में। सो कंडक्टिविटी से अपन बता सकते हैं कि सोल लायोफिलिक है या लायोफोबिक है। ओके, टेंडाल इफेक्ट जो होता है इसमें कम दिखता है अपने को, लेस डिस्टिंक्ट होता है, मिलता है बट लेस डिस्टिंक्ट होता है। पार्टिकल साइज भले ही बड़े हैं लेकिन पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ओके, और यहाँ पे टेंडाल जो है ये ज़्यादा ओपेक टाइप में दिखेगा बेसिकली, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है वो नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते पानी में, उसको अपन डिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होते जाते हैं एंड यू गेट अ मोर डिस्टिंक्ट टेंडाल इफेक्ट, ठीक है। विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी हायर दैन दैट ऑफ वाटर होती है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, और इसमें विस्कोसिटी जो होती है लायोफोबिक में दैट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ वाटर, ठीक है। एक तो अपन बहुत ज़्यादा इसमें घुला नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं आते, सो दैट इज़ प्रॉबेबली द रीज़न वाई इसकी विस्कोसिटी सेम आती है। इसमें सरफेस टेंशन जो होता है दैट इज़ लोअर दैन दैट ऑफ वाटर, ये हाइड्रोफिलिक रहने की वजह से वाटर से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे सरफेस टेंशन नियर अबाउट सेम होता है। हाइड्रेशन, particles are heavily hydrated, here the particles are poorly hydrated लायोफोबिक में। स्टेबिलिटी, लायोफिलिक सोल्स आर वेरी स्टेबल, ओके, इसको कोएगुलेट किया जा सकता है लेकिन विद डिफिकल्टी, ठीक है, कोएगुलेटेड विद डिफिकल्टी। लायोफोबिक दे आर लेस स्टेबल एंड दे आर कोएगुलेटेड इजीली। चार्ज डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम, ठीक है, पीएच के हिसाब से चार्ज रहेगा, इट कैन इवन बी जीरो, ठीक है चार्ज। लेकिन लायोफोबिक में चार्जेस होते हैं, आइदर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लायोफोबिक में चार्जेस नहीं है तो ये कोएगुलेट हो जाएगा, ओके। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन देखा था उसी को रेफर कर लो, ठीक है। चार्जेस अगर है तो स्टेबल है, नहीं है तो अनस्टेबल है, सो यू विल हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस, यहाँ पे ऑब्वियसली सोलिबिलिटी ज़्यादा रहने की वजह से, पोलैरिटी मतलब पोलैरिटी मैच करने की वजह से यू हैव हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेस। यहाँ पे वेरी स्मॉल, मैंने यहाँ पे भी बताया था थोड़ी देर पहले कि समथिंग लाइक यू नो वन ऑफ दिस कि कम पार्टिकल्स अपन ऐड करते हैं, ओके। यहाँ पे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन के पास मैंने बताया था कि कम पार्टिकल्स रहने की वजह से सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी नियर अबाउट सेम होती है, ओके, वाटर की जितनी, सो यहाँ पे कम रहेंगे, ओके। लो कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डिस्पर्स फेस पॉसिबल। एग्जाम्पल, अल्ब्यूमिन, अगर अगर, गम, ग्लाइकोजन, रबर, सिलिसिक एसिड, ये है basically these are basically polar substances that are attracted strongly towards water and that is the reason why they form hydrophilic या फिर लायोफिलिक सोल्स, ओके। AgI, SnO2, प्लाटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स के जो है these are basically going to form hydrophobic souls, ओके, या फिर लायोफोबिक सोल्स, ओके। एंड सम इमल्शंस ऑल्सो, इमल्शंस अपन आके देखने वाले। प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, तो अलग अलग स्टेजेस में बनाए जाते हैं बेसिकली। सबसे पहले तो अपने को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम ये क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट अपने को ऐड करना पड़ता है, दैट इज समथिंग देन वी ऐड, समटाइम्स वी नीड टू ऐड, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, जो भी एक्सेस वाली चीज़ है वो निकाल दो इसमें से, ओके। तो देखो किस तरह से अपन बनाते हैं। सो दो तरह के सोल्स अपने को बनाते हैं, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। अब लायोफिलिक का तो कोई इशू ही नहीं है,
बड़े आसानी से बनते हैं। तो अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा लायोफोबिक की तरफ। ओके, सो प्रिपरेशन देख लो। लायोफोबिक सोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स, कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन। ओके, दो मेथड्स अपन यूज़ करते हैं। कंडेंसेशन में अलग अलग मेथड है, डिस्पर्शन में दो मेथड है एज फार एज आई रिमेंबर। ठीक है, दो मेथड मेरे को याद है डिस्पर्शन में। कंडेंसेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मेथड, वो अपन देखते हैं। सो देर इज़ अ केमिकल कंडेंसेशन मेथड। केमिकल केमिस्ट्री के हिसाब से अपन इसको ये करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन करवाएंगे। हमको क्या चाहिए कि पार्टिकल शुड बी ऑफ कोलॉइडल साइज, दैट इज़ व्हाट वी वांट। अगर कोलॉइडल साइज में आते हैं सो इट कैन फॉर्म कोलाइड प्रोवाइडेड देर इज सम सॉर्ट ऑफ चार्ज और व्हाटएवर इट इज। ओके, सो हम लोग देख ले कि लायोफोबिक सोल कैसे बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना अपन। काय के ऊपर फोकस है अपना, लायोफोबिक के ऊपर, हाइड्रोफोबिक के ऊपर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे हैं, वी हैव कोलॉइडल सोल ऑफ सल्फर। ओके, कोलॉइडल सोल ऑफ सल्फर अपन बनाते हैं इस रिएक्शन से, H2S + Br2। देखो सल्फर प्रिसिपिटेट हो रहा है। ऑलराइट, अब ये जो सल्फर के पार्टिकल्स बेसिकली S8। ओके, ये छोटा सा पार्टिकल है। ओके, अब ये मतलब ये जमा हो जाएंगे, कुछ जो सल्फर के पार्टिकल्स है कि फ्यू हंड्रेड फ्यू थाउजेंड पार्टिकल्स जमा होके एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे। दिस पार्टिकल इज ऑफ कोलॉइडल साइज, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा अपना सल्फर का। उसी तरह से मैं गोल्ड का भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता हूँ यूजिंग एग्जैक्ट सेम, सिर्फ केमिस्ट्री रिएक्शन, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें गोल्ड प्रिसिपिटेट हो रहा है ना। गोल्ड के पार्टिकल्स एक दूसरे को चिपक जाएंगे एंड यू गेट कोलॉइडल सोल ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस किसी सोल में, जैसे मेरे को FeOH/3 का सोल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, FeCl3 लूँगा। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उसमें ड्रॉप वाइज हॉट वाटर ऐड करूँगा। सो व्हाट वी गेट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ओके, देन वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन। ओके, इसमें अपन कोलॉइडल सोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड बना रहे। आर्सेनिक ऑक्साइड लिया और उसको मैं ऐड करता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस होता है बेसिकली, तो ये सॉल्यूशन से अपन इसको पास करेंगे, तो व्हाट वी गेट इज आर्सेनिक सल्फाइड सोल। समझ में आ गया? तो इस तरह से अपन ये सोल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट होता है फिजिकल कंडेंसेशन मेथड की बात कर रहे हैं अपन, फिजिकल कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, सो कंडेंसेशन का मतलब मालूम है ना? ओके, वी यूज बेसिकली कंडेंसेशन, कंडेंस करवा रहे हैं, इजंट इट? तो एक्सचेंज बाय सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट अगर चेंज कर दे इन मेनी केसेस तो यू गेट अ कोलॉइडल सोल। ठीक है, अपन ट्रू सॉल्यूशंस लेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें जो सॉल्यूट है वो प्रॉपरली डिजॉल्व है, और अब इसको मैं सॉल्वेंट चेंज करवा दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर इन अल्कोहल ले लिया, ये सॉल्यूशन है मेरा, नॉट सोल, सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब सल्फर पानी में डिजॉल्व नहीं होता, इजंट इट? जब पानी डाल दूंगा मैं तो व्हाट वी गेट इज अ कोलॉइडल सोल ऑफ सल्फर। ओके, समझ में आया ना? सॉल्वेंट चेंज कर दिया, तो ऐसा सॉल्वेंट अपन ऐड करेंगे जिसमें ये जो कोलॉइडल जो पार्टिकल्स है वो सॉल्युबल नहीं है, ऐसा सॉल्वेंट इसमें अपन ऐड करते हैं। इसमें वाटर अपन ऐड करते हैं सल्फर के इसमें। देन ये एक्सेसिव कूलिंग भी कर सकते हैं अपन। आइस का भी कोलॉइडल सोल बना सकते हैं। मे बी देर इज़ अ रीज़न फॉर इट, मे बी देर इज सम एप्लीकेशन टू इट, आई डोंट नो। ठीक है ना, बट देर इज़ अ कोलॉइडल सोल ऑफ आइस। तो इसमें क्या करते हैं अपन, कोलॉइडल सोल ऑफ आइस बनाना है अपने को बेसिकली। सो वी टेक एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म या ईथर, और उसमें पानी डालते हैं और इसको कूल करते हैं एक्सेसिवली। ऑलराइट, तो आइस के पार्टिकल्स बनेंगे जब कूलेंगे, बेसिकली ये होगा, ओके, क्रिस्टलाइजेशन होगा आइस का, और वी लिमिट इट इन सच अ वे दैट वी गेट कोलॉइडल पार्टिकल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लेके आते हैं इसको। सो देर मे बी अ मेथड इन हाउ यू कूल दिस, बेसिकली मे बी रैपिड कूलिंग, मे बी स्लो कूलिंग, दैट इज अ प्रोसेस टू इट। बट कूलिंग करने से जो आइस के पार्टिकल्स बन रहे, दे आर गोइंग टू बी इन द कोलॉइडल स्टेट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्नो होता है ना, स्नो के पार्टिकल्स छोटे, वी कैन एक्चुअली सी द स्नो पार्टिकल, लेकिन कोलॉइडल रेंज में आ जाए और ये इसमें रहे, सॉल्वेंट में रहे, तो दे आर नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन दिस सॉल्वेंट। वाटर इज नॉट गोइंग टू डिजॉल्व इन दिस सॉल्वेंट, सो दे वाटर इज गोइंग टू फॉर्म अ कोलॉइडल सोल्यूशन। लेकिन सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स नहीं हो सकते, वी हैव टू हैव आइस के पार्टिकल्स, इसलिए अपन आइस का कोलॉइडल सोल्यूशन बना रहे हैं। टेम्परेचर इज ऑब्सोल्युटली नेसेसरी, क्योंकि अगर ये अपन हायर, ये सोल को ही अगर अपन हायर टेम्परेचर पे लेके आएंगे तो ये आइस मेल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट जो मेथड अपन देख रहे हैं दैट इज़ अ डिस्पर्शन मेथड। ठीक है,
सो डिस्पर्शन मेथड अपन क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस है, बड़ा सा सब्सटेंस लेते हैं और उसको ब्रेक करते हैं अपन छोटे पार्टिकल्स में, कोलाइडल पार्टिकल्स में अपन इसको ब्रेक करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन मेथड। ओके, और एक बार ब्रेक हो गया तो उसमें कोई स्टेबलाइजर ऐड करेंगे सूटेबल, और उसको हो सकता है कि उसके बाद प्यूरिफिकेशन अपने को करना पड़े, उसका जनरली करते भी है। सो पहला है मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके कोर्स पार्टिकल अपन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो भी है, मतलब इट कुड बी सम कंपाउंड, जैसे सल्फर है, सल्फर को भी वी कैन जस्ट इजीली मेक इट इनटू अ कोर्स पार्टिकल। सल्फर इज बेसिकली सॉफ्ट, या और फिर इसको डिस्पर्शन मीडियम के साथ ये करते हैं, मिक्स करते हैं, ओके, टू गेट अ सस्पेंशन। क्या बनाया अपन ने फिर? कोर्स पार्टिकल। ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, ये बेसिकली अपन सस्पेंशन बना रहे हैं। कोर्स पार्टिकल बनाया सबसे पहले और इसको सस्पेंशन के फॉर्म में लाया। वी गॉट इनटू समथिंग लाइक अ लिक्विडी फॉर्म इन अ सस्पेंशन फॉर्म, और अब इसको ग्राइंड करेंगे अपन बारीक। नाउ व्हाट वी डू इज पास इट थ्रू अ कोलॉइडल मील। ये कोलॉइडल मील है, ओके, चक्की के जैसा समझ लो बेसिकली, ओके, बहुत बारीक, ओके। तो ये जो एक ऊपर का जो पोर्शन है और नीचे का, ये दो व्हील्स है बेसिकली, दे आर रोटेटिंग इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा एंड दे आर बेयरली टचिंग ईच अदर, बहुत क्लोज रहेंगे, और उसमें से अपन ये पास कर रहे हैं कोलॉइडल सस्पेंशन अपना, नॉट कोलॉइडल, जो सस्पेंशन था वो पास कर रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स है वो कोलॉइडल साइज में ब्रेक हो जाएंगे एंड व्हाट वी गेट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आया? एग्जाम्पल्स, ब्लैक इंक, पेंट, वार्निशेस, डाई, ये सारे कोलॉइडल अपन बनाते हैं यूजिंग कोलॉइडल मील, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज ब्रेडिग्स आर्क। ये इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड है। ये नाम तुमको ध्यान में रखना है, ब्रेडिग्स आर्क, ठीक है। ब्रेडिग्स आर्क मेथड, इसमें जनरली अपन मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। सिंपल है, जो मेटल का आपने को कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके दो रॉड ले लो, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करो, हाई वोल्टेज पास करो, ठीक है। तो यहाँ पे आर्क क्रिएट होगा। जब आर्क क्रिएट होगा तो छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स जो है वो ये होंगे, ठीक है ना, पानी में आ जाएंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दे विल फॉर्म कोलॉइडल पार्टिकल्स बन गए, और इसको अपन कूल कर रहे हैं बिकॉज देयर इज गोइंग टू जनरेट लॉट ऑफ हीट। तो ये आइस बात में इसको कूल कर रहे हैं, ओके। एंड देयर मे बी सम स्टेबलाइजर एडेड ऑलरेडी टू इट, सो दैट जो कोलॉइडल पार्टिकल्स बन रहे हैं वो स्टेबलाइज भी हो रहे हैं, ओके। तो इस तरह से अपन मेटल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है? ओके, ब्रेडिग्स आर्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेथड इज पेप्टाइजेशन, ओके। पेप्टाइजेशन ध्यान में रखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिस ऑल्सो। इसका नाम तो ध्यान में रहता है लेकिन फिर होता क्या है ये ध्यान में नहीं रहता बहुत बार, तो ये ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेते हैं, ओके। मतलब किसी सब्सटेंस का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, कोई हो गया, उसका प्रेसिपिटेट बनाया अपन ने, और फिर इसको कोलॉइडल स्टेट में लेके जाते हैं बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इसमें सिर्फ अपन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले तो प्रेसिपिटेट बनवा लिया, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, डिस्पर्स फेज भी है, डिस्पर्शन मीडियम भी है, सिर्फ कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना है, ओके। क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे बैठे हैं, कोएगुलेट हो गए नीचे बैठे हुए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करूँगा मैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल करूँगा और उसको मिक्स करूँगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से मेरे को कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पेप्टाइजेशन, ठीक है। और जो एजेंट्स अपन ऐड कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट्स। समझ में आ रहा है? सो पेप्टाइजिंग एजेंट्स वो है बेसिकली, दीज आर बेसिकली इन मेनी केसेस दीज आर आयंस, इन मेनी केसेस दीज आर बेसिकली आयंस, ठीक है। तो ये आयंस ऐड करने की वजह से आयंस उसको सराउंड करेंगे पार्टिकल्स को, एंड दे विल मेक इट अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आया? सो दैट्स हाउ यू गेट दिस, ओके। तो यहाँ पे देखो, आयंस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉमन आइदर विथ अनायन और कैटायन, या तो कैनायन एब्जॉर्ब होंगे या तो कैटायन एब्जॉर्ब होंगे विद द इलेक्ट्रोलाइट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू गेट आइदर अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल, जिसकी वजह से सस्पेंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। प्रोसेस है पेप्टाइजेशन, मतलब आयनिक चीज़ ऐड करने से जो हो रहा है उसको अपन बोल रहे हैं पेप्टाइजेशन। एग्जाम्पल, FeOH/3 प्रेसिपिटेट ले लिया, ओके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और उसमें FeCl3 डाल दिया। एक कॉमन आयन होना चाहिए, देखो। तो यहाँ पे कौन सा कॉमन आयन है, कैटायन कॉमन है, ओके।
और जो कॉमन आयन रहेगा वो एड्जॉर्ब होगा, Fe3+ आयन एड्जॉर्ब हो जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज सोल मिलेगा अपने को। यस, इस सोल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहने के बाद दे विल रिपेल ईच अदर, दिस विल जस्ट दे विल स्टे इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ओके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोमेंट, इजंट इट? ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सोल, वेल देयर इज नथिंग मच टू इट। Okay, simply shaking the disperse phase and dispersion medium gives you lyophilic soul. Okay, example gum, gelatin, gum, starch, egg albumin, so on and so forth. ठीक है, तो अपने को lyophilic souls बड़े आसानी से मिल जाते हैं। Okay, next is purification of colloidal system. Okay, so obviously purify करना पड़ता है, लेकिन सारे souls purify करना पड़ता है ऐसा नहीं है। Okay, there could be possibility that we just need to do it partially because हो सकता है जो impurities है that actually cause stability, तो अगर पूरी तरह से purify कर लिया तो instable हो जाएगा soul। okay, so what we need is a partial purification, so depends upon type of soul, किस तरह से purify करना है नहीं करना है, so ये सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती है। ठीक है, we are going to look at purification but not all souls needs to be purified। Okay, for example in case of peptidation presence of ions is necessary for the stability of the colloidal state, तो कुछ ions तो चाहिए ही चाहिए। okay, so that there is a charge so that they don't actually settle down। all right, the property used in purification is based on the fact that disperse phase, जो disperse phase होता है, this is actually bigger particles, isn't it? बड़े particles होते हैं, so they cannot pass through biomembrane। ओके, सो पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन मेम्ब्रेन, इनसे ये पास नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर बिगर पार्टिकल्स। ओके, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है, डिस्पर्स फेज जो है, डिस्पर्शन मीडियम पास हो सकता है लेकिन डिस्पर्स फेज पास नहीं हो सकता। ओके, एंड ये प्रिंसिपल इसमें यूज़ किया जाता है। ओके, सो आयंस जो है वो पास हो सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम भी पास हो सकता है लेकिन डिस्पर्स फेज पास नहीं हो सकता। तो पहला जो एग्जांपल है दैट इज़ बेसिकली डायलिसिस। सिंपल सा है, बेसिकली यू टेक तुम्हारा सोल जो है, इम्प्योर सोल, वो ले लो, किसी डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में इसको ऐड करो, टाई कर दो नॉट को और इसको डुबा दो पानी में। ठीक है, पानी सर्कुलेट हो रहा है बेसिकली। ओके, या फिर मैन्युअली तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, दैट्स फाइन, जस्ट लीव इट इन देयर फॉर सम टाइम, इसको निकाल लो, फ्रेश वाटर में डालो, फिर से फ्रेश वाटर, जितना बार तुम इसको फ्रेश वाटर में डालोगे उतना ज़्यादा ये प्योरीफाई होते रहेगा। तो होगा क्या, आयंस बाहर आएंगे, isn't it? The ions will actually move out of this, okay, because only ions can move, है ना? मतलब obviously dispersion medium मूव हो सकता है, ions भी हो सकता है, लेकिन disperse phase मूव नहीं हो सकता, disperse phase उधर ही रहेगा। alright, इसको बाकी तो theory है, मैंने बता दिया ऑलरेडी तुमको। So as the ions get removed from the सोल, बराबर है, सोल में से आयंस बाहर आ रहे हैं तो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके ना, इस तरह से अपन कंट्रोल कर सकते हैं कि अपने को कितना चाहिए। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोसोल्स, ओके, इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, सिर्फ ये नहीं कि कितने आयंस बाहर जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर एवरीथिंग टू वर्क फाइन। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, दिस इज़ बेसिकली एक्सिलरेटेड और सुपरचार्ज्ड डायलिसिस। ठीक है, इसको अपन फासन कर रहे हैं प्रोसेस को, क्योंकि अदरवाइज दिस नेचुरल डायलिसिस इज़ वेरी स्लो। ओके, क्विक नहीं है। सो रादर देन वेटिंग फॉर इट, व्हाट वी डू इज वी ऐड सम इलेक्ट्रोड्स टू इट। सो वी हैव एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इधर, ओके, एंड देन वी हैव अ कैथोड। ओके, ये मतलब इसका जो असेंबली है वो किसी तरह से वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, किसी और तरह से हो सकता है। आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स वर्क्स लाइक अ डायलिसिस, बेसिकली इट इज़ अ डायलिसिस। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसको जो आयंस है रादर दैन दे स्लोली मूविंग इनटू द आउटर सॉल्यूशन, ओके, ये धीरे धीरे मूव होने के बजाय हम इनको पुल कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऑलराइट, और चार इसको स्टार्ट कर दो तुम, या डायलिसिस स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयंस मूव होंगे और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयंस मूव होंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द आयंस बड़े रैपिडली बाहर आ जाएंगे इसमें से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। ओके, इस तरह से भी अपन उसको डायग्रामेटिक भी दिखा सकते हैं।
कि ये जो सोल है इसमें अलग अलग तरह के आयन्स है, पॉजिटिव आयन्स है, नेगेटिव आयन्स है, पता है, ये सोल को मैं इसमें से पास कर रहा हूँ एंड दिस इज़ अ मेम्ब्रेन, अपना जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन था वो है बेसिकली, ओके। एंड देन अपन यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है, ओके। और जो कैथोड की तरफ पॉजिटिव आयन्स मूव होंगे, एनोड की तरफ नेगेटिव आयन्स मूव होंगे, तो जो अपने को सोल मिल रहा है दैट इज़ अ प्योर सोल, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो रेगुलर फिल्टर पेपर से अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल सोल्स जो है वो रेगुलर फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, डिस्पर्शन मीडियम भी पास हो रहा है, डिस्पर्स फेज भी पास हो रहा है, साथ में जितने भी आयंस थे वो भी पास हो रहे हैं, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन अपन अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना सकते हैं, ओके। these are made by impregnating ordinary filter paper with colloidal particles. colloidal particles से ही अपन इनको, मतलब जो रेगुलर फिल्टर पेपर होता है एक तरह का, उसके ऊपर अपन कोलॉइडल पार्टिकल्स की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इनका पोर साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है एंड व्हाट वी गेट इज अ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ऑलराइट, दिस फिल्टर पेपर अलो द इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास, ठीक है। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को बाहर नहीं जाने देंगे, फिल्टर नहीं होने देंगे, सिर्फ आयंस फिल्टर हो जाएंगे। अंडरस्टूड है क्या? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज बिग इनफ है तो दे कैन बी सेंट्रीफ्यूज्ड, ओके, एंड यू गेट कोलॉइडल पार्टिकल्स। फिर एक बार पार्टिकल्स मिल गए तो इसको फिर को अपने को फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इनटू कोलॉइडल। सो बाय एडिंग डिस्पर्शन मीडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और व्हाटएवर ऐड करके प्रॉपर तरह से इसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट, दोनों केसेस में, फिल्टर पेपर वाले प्रोसेस में भी जो अपने को पेपर के ऊपर जो मिल रहा है उसमें अपने को सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, ओके, और उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। सेम थिंग यहाँ पे अपने को प्रिसिपिटेट मिल रहा है, इजंट इट, एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करवा रहे हैं, तो जो नीचे में जो मिल रहा है उसको अपने को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वो अपने को करना ही पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लायोफोबिक सोल, ओके। लायोफोबिक सोल्स की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले तो हेट्रोजीनियस नेचर है इनका, ऑब्वियसली, ऑलराइट, ऑब्वियसली इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। स्टेबल नेचर होता है। लायोफोबिक सोल्स जो होते हैं इनको स्टेबलाइज किया जाता है, दे आर नॉट नेचुरली स्टेबल, लेकिन बेसिकली दे आर स्टेबल इन नेचर, ओके, दे डू नॉट सेटल एट द बॉटम ऑफ इट, ओके। देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर इट, जैसे मैंने तुमको बताया चार्जेस, ओके, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि दे डोंट, और इनका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा भी नहीं होता है, सो दे कैन एक्चुअली स्टे सस्पेंडेड इन द सोल्यूशन। फिल्ट्रेबिलिटी, ठीक है, रेगुलर फिल्टर पेपर से वो नहीं होते, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से वो फिल्टर किए जा सकते हैं, ठीक है। रेगुलर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं होता है। नेक्स्ट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली दे शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। अपने को मालूम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। द रीज़न फॉर दैट क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, इजंट इट। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है, मतलब इनका कोई स्पेसिफिक मास नहीं रहता है, किसी पार्टिकल में 100 पार्टिकल्स आ गए, किसी कोलॉइडल पार्टिकल में 500 आ जाएंगे, तो ये ऑन एन एवरेज छोटे बड़े पार्टिकल्स रहते कोलॉइडल के, ओके। सेम साइज़ के पार्टिकल्स नहीं रहते कभी भी। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं अपन, तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इटसेल्फ इज़ वेरी है, इसके मतलब मोल फ्रैक्शन कम हो गया। मोल फ्रैक्शन कम है तो कोलॉइडल प्रॉपर्टी भी कम रहेगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दे आर ऑफ्टन कलर्ड, और कलर डिटरमाइन किया जाता है बाय साइज ऑफ द पार्टिकल, शेप ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, साइज और शेप से कलर डिटरमाइन हो रहा है, दिस इज समथिंग क्वाइट न्यू, समझ में आया ना, ये अपन ने कभी देखा नहीं है कि सिर्फ साइज और शेप के वजह से कलर डिटरमाइन हो रहा है, एंड बट इट इज़ इनफैक्ट ट्रू विथ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, गोल्ड सोल जो है रेड होता है जब छोटा होता है, लेकिन ब्लू होता है जब बड़ा होता है, समझे। छोटा है गोल्ड के सोल के पार्टिकल्स, अगर अपन बारीक करते हैं या छोटे पार्टिकल्स लेते हैं तो ये अपने को रेड दिखेगा, और अगर बड़े करते हैं तो इट बिकम्स ब्लू। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में ही दे ऑल्सो शो टेंडॉल इफेक्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी अपने को मालूम है, लाइट को स्कैटर करते हैं, सो लाइट के इसको वो स्कैटर करवाते हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स आर बिग इनफ दैट दे कैन एक्चुअली स्कैटर द लाइट, समझ में आया ना। सॉल्यूशन में अपने को ये नहीं मिलता, सॉल्यूशन में अपने को ट्रू सॉल्यूशन में टेंडॉल इफेक्ट नहीं मिलता, सस्पेंशन में मिलता है, कोलॉइडल इसमें मिलता है, ठीक है। सो इसको अपन बोलते हैं टेंडॉल इफेक्ट। ये जो एंगल होता है,
ओके इसको अपन टिंडाल कोन बोलते हैं। मेरे ख्याल से फिज़िक्स में तुमको ज़्यादा डिटेल में आया होगा, ठीक है। तो जो भी लाइट स्कैटर होता है उससे दैट इज़ द सेम प्रिंसिपल दैट इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप्स। ओके स्कैटर्ड लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है बेसिकली एंड यू गेट whatever you see actually see because of that। जो यूज़ किया गया था इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज बाय R.A. Zigmondi। ओके जेड प्रिटी मच साइलेंट है, सिग्मोंडी बोल सकते हो तुम इसको, R.A. Zigmondi। तो लाइट इसमें से पास होता है एक प्रॉपर एंगल से और इसके वजह से यू गेट लाइट एंड डार्क स्पेक्स जो अपन देख सकते हैं एंड दैट्स द आइडिया बिहाइंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज काइनेटिक प्रॉपर्टी। काइनेटिक प्रॉपर्टी में इट शोज ब्राउनियन मोमेंट। ओके ब्राउनियन मोमेंट अपने को दिखता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो डिस्पर्स फेज है, ओके मतलब सॉलिड पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्शन मीडियम ये रैंडमली मूव हो रहे हैं बेसिकली और ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं रैंडमली एंड दैट्स व्हाई यू गेट ब्राउनियन मोशन। ओके अगर मैं विस्कोसिटी बढ़ाता हूँ तो ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा, रिडक्शन, बराबर है। तो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो ब्राउनियन मोशन कम, विस्कोसिटी कम है तो ब्राउनियन मोशन ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा ना विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो। ओके लॉजिकल है। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस क्या होता है ब्राउनियन मोमेंट का, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, डिटेल्ड नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ब्राउनियन मोमेंट जो है provides direct demonstration of ceaseless motion of the particle, okay, which agrees with the kinetic theory of liquids। ठीक है ना, जो kinetic theory of liquids है उसमें यही postulate किया गया है कि they are continuously moving because of the Brownian। so ये we already know that Brownian moment opposes the force of gravity in the colloidal solutions। okay colloidal solution में देखो अगर force of gravity है तो ये particles coagulate हो जाएंगे, seize हो जाएंगे, alright। Brownian moment opposes that force of colloidal particles and therefore stabilizes it। Okay, hence the motion of the particles remains straight and that acts to the stability of the colloidal particles। Okay, colloidal solution actually। Next is electrical property। ठीक है, now we know that the stability of the colloidal soul, specifically lyophobic, remember lyophobic souls जो होते हैं, there is a presence of charge on the dispersed phase of the particles। डिस्पर्स फेज जो है उसी के ऊपर देर इज़ अ पार्टिकल, देर इज़ अ चार्ज, ठीक है ना। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर देर इज़ अ चार्ज। डिस्पर्शन मीडियम उसके ऊपर भी चार्ज होता है, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट इन मेकिंग द सिस्टम न्यूट्रल एज अ होल। ठीक है, तो डिस्पर्स फेज के ऊपर में भी पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम में नेगेटिव चार्ज रहेगा एंड वाइस वर्सा, दोनों का चार्ज बैलेंस होना चाहिए। ओके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, as a result of the similar charge, these colloidal particles they repel each other, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं and they do not combine to form bigger particle। ठीक है, और इसीलिए ये सेटल भी नहीं हो रहे, that is the reason for their stability। okay, this is very important point, yeah remember कि क्यों सेटल नहीं हो रहे, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, ऑलराइट, तो चार्जेस देख लो। ये जो सोल्स है आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड, प्लैटिनम एंड सिल्वर, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके ये याद ही रखना है तुमको, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। और आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके ऊपर सॉरी आयरन हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और ये चार्ज अपन डिटरमाइन कर सकते हैं by something called as electrophoresis। ठीक है, electrophoresis में we just take a soul, anode है, cathode है and we start the thing। ठीक है, तो अगर सोल के ऊपर मान लो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है नेगेटिव चार्ज है तो वो दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाएंगे वो, और वहाँ पे वो सैचुरेट हो जाएंगे और अपने को दिखेगा आइदर टू थिंग्स, एक तो लेवल अपने को चेंज होते हुए दिखेगा लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में, या फिर यहाँ पे कलर अगर है पार्टिकल्स को तो अपने को कलर चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, आइदर वे वी कैन सी कि पार्टिकल्स आर मूविंग टू अ सर्टन इलेक्ट्रोड और उस हिसाब से अपन उसका चार्ज बता सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक सल्फाइड तो अगर लेते हैं तो ये एनोड की तरफ जाता है, सो एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड इज़ अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इसका मतलब इसके सॉरी एनोड इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम बोल सकते हैं कि ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है दैट इज़ एक्चुअली अ नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। समझ में आया? सिमिलरली आयरन ऑक्साइड, AgCl, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये कैथोड की तरफ मूव होंगे। अंडरस्टूड है क्या? सो ये भी चार्जेस तुमको ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
आयरन हाइड्रोक्साइड AgCl इनके ऊपर देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओके. 5 more minutes and then we'll stop. Yeah, coagulation of colloids coagulate हो सकते हैं, राइट, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूँ तो प्रेसिपिटेशन हो सकता है और कोलॉइड जो है वो कोएगुलेट हो सकता है, ओके. ध्यान में रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये नेसेसरी होता है उसके स्टेबिलिटी के लिए, ओके. थोड़ा तो कोलॉइड आयंस तो होने ही चाहिए बेसिकली इसमें, ताकि वो एक चार्ज एब्जॉर्ब कर सके और प्रिसिपिटेट ना हो या कोएगुलेट ना हो, ठीक है ना. दे शुड कंटिन्यूसली मूव. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन और टू हैव अ स्टेबिलिटी, ओके. सो इट्स अ फाइन बैलेंस बेसिकली बिटवीन दिस. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते दे विल कोएगुलेट, ओके. Colloidal particles are normally charged and they will repel each other. If the colloidal particles are positively charged, तो अगर मान लो मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सो दे विल गैदर अ लेयर ऑफ अनायंस अराउंड देम. क्या कर रहे हैं, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपना कोलॉइड हो गया, इसके ऊपर में पहले पॉजिटिव चार्ज आ गया एक, ओके. तो अगर ऐसा है और इसको मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूँ तो नेगेटिव आयंस इसके ऊपर एक ये हो गया, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव लेयर चार्ज. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, ओके, कोलॉइड्स में. दे विल एक्चुअली क्रिएट लार्जर पार्टिकल्स दैट इज क्लोज टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. समझ में आया ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अभी न्यूट्रलाइज हो गया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज. यस और नो, या पॉजिटिव चार्ज की लेयर थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की लेयर आ गई तो ये न्यूट्रलाइज हो गए, राइट. सो यू गेट अ बिगर पार्टिकल नाउ. ये पार्टिकल्स जो है वो अभी कोएगुलेट होना चालू हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलना चालू हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्टार्ट टू कोएगुलेट बिकॉज दे आर गेटिंग लार्जर एंड लार्जर, ओके. दे विल एसोसिएट, दे फॉर्म इवन लार्जर पार्टिकल्स एंड दे विल कोएगुलेट, राइट. द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, okay, in millimoles, minimum value of electrolyte in millimoles is added to 1 liter of the colloidal system to cause flocculation is called as flocculation or coagulation value. Flocculation value बोल सकते हो या coagulation value बोल सकते हो, okay. And that depends upon the electrolyte itself, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा to 1 liter of colloidal solution to flocculate. समझ में आया. सो मिलीमोल्स में अपन ऐड करते को बहुत कम अपन इसमें ऐड कर रहे हैं, रिमेंबर दैट, ओके. मिलीमोल्स में अपने को ऐड करने का है. हमने ये जो है बहुत कम ऐड किया 1 लीटर ऑफ कोलॉइडल सिस्टम में, और हमने देखा कि ये कितने लेवल पे, कौन से वैल्यू पे ये कोएगुलेट होता है, ओके. सो वी जस्ट वॉचिंग एट द कोएगुलेशन ऑफ दिस कोलॉइडल सोल्यूशन. उसको अपन बोल रहे कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेशन. अगर मान लो कोएगुलेशन वैल्यू ज़्यादा है किसी कंपाउंड का, मतलब ज़्यादा अपने को ऐड करना पड़ेगा टू कोएगुलेट, और कोएगुलेशन वैल्यू अगर कम है तो कम ऐड करना पड़ेगा टू कोएगुलेट. सो इट्स मोर इफेक्टिव बेसिकली. तो कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लॉक्युलेशन वैल्यू अगर कम है, फ्लॉक्युलेशन बोले तो फ्लॉक कर रहे हैं ना, एक दूसरे को जाके चिपक रही है, तो फ्लॉक्युलेशन वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब कम है, तो इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव एजेंट. समझ में आया ना, एज कोएगुलेटिंग एजेंट. समझ में आया. सो फॉर कोएगुलेटिंग एजेंट वी नीड lower value of coagulation या flocculation, okay. And this is actually done by what is called as Hardy-Schultz rules, okay. 2 rules है basically, समझ लो, बहुत आसान है, okay. Hardy-Schultz rules बताता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बेटर कोएगुलेटिंग या फ्लॉक्युलेटिंग एजेंट है, okay. अगर मान लो आयंस है, आयंस कैरिंग अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, ओके. तो जो भी चार्ज रहेगा, अगर मान लो कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है ना, तो अगर मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डालता हूँ, सो दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब देयर एंड दे विल कोएगुलेट, ठीक है. अपोजिट चार्ज होना चाहिए, ये तो बेसिक है बेसिकली, ओके. सेम चार्ज रहा तो कोई मतलब नहीं, अपोजिट चार्ज अपने को ऐड करना है उसमें. सेकेंड थिंग, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए. जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इसका कोएगुलेटिंग पावर रहेगा,
ओके, और उसने बोला इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी, फोर्थ पावर ऑफ द वैलेंसी। समझ में आया ना? मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इसका कोएगुलेटिंग पावर, उतना कम इसका कोएगुलेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेशन वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे देखो ये आयंस, ऑलराइट। अगर कोएगुलेट करना है मेरे को नेगेटिव सोल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, सबसे कम वैल्यू इसका रहेगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। अंडरस्टूड है क्या ये? हार्डी शुल्ज रूल। ओके, 2 रूल है, बड़े आसान से है। पहला तो एकदम लॉजिकली है, बेसिक है। ओके, सेकंड वाला भी लॉजिकल है, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा पावर रहेगा, फोर्थ पावर रहेगा, इतना ध्यान में रखना है तुमको। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। ओके, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कोएगुलेट पॉजिटिव सोल ऑफ आयरन, आयरन हाइड्रोक्साइड अगर लिया आपने, तो उसके लिए ये आयंस है। ठीक है, तो ये आयंस में देखो, ये इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, तो बहुत ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर है, लो कोएगुलेटिंग वैल्यू। ओके, देन फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, तो इस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। ओके, यू कैन सी एन एग्जाम्पल हियर कि जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड सोल है, उसको कोएगुलेट करना है, सो वी हैव KBr। देखो ये सोल के ऊपर कौन सा वैल्यू है? पॉजिटिव, है ना? सो दिस इज एक्चुअली अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल। अब जो सराउंड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ नेगेटिव आयंस। तो देखो ब्रोमाइड आयंस का जो फ्लोकुलेशन वैल्यू है दैट इज 138, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब मेरे को KBr बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा इसमें टू कोएगुलेट, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है, ये वीक कोएगुलेटिंग एजेंट है। लेकिन इफ़ यू लुक एट पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम ऑक्जेलेट, इनका वैल्यू नियर अबाउट सेम आता है, क्योंकि ऑक्जेलेट आयन और सल्फेट आयन दोनों के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। एज अ रिजल्ट दे आर इफेक्टिव, ओके, कोएगुलेटिंग एजेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कोएगुलेटिंग एजेंट है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे अपन रुकते हैं। If there is any doubt you can ask, if not then you can go. We'll continue this in the next class. Okay, thank you very much, bye bye.